बिहार में लालू जी के समय में संगठित अपराध यानी गैंग किसके द्वारा संचालित होता था? राजद के मंत्रियों के द्वारा संचालित होता था, राजद के नेताओं के द्वारा संचालित होता था और तथाकथित रूप से उनके मुखिया के द्वारा संचालित होता था। अपराध का दो प्रारूप होता है। अगर अपराध के वर्तमान स्वरूप को देखा जाए और कैटेगराइज्ड करके देखा जाए तो अपराध का दो स्वरूप होता है। एक है एक संगठित अपराध और दूसरा गैर संगठित अपराध। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज बीजेपी में जो है नए प्रदेश अध्यक्ष का जो है पदभार ग्रहण होगा। ऐसे में बीजेपी कार्यालय में है जो है जश्न का माहौल है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक है जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, फायर ब्रिगेड भी बोला जाता है इनको। तो क्या कहिएगा सबसे पहले, जिस तरीके से नए बीजेपी अध्यक्ष का जो है आप लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या अपेक्षा है आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन सामान्य की पार्टी है और इसी परिपाटी का निर्वहन करते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आज बता दिया कि कहीं ना कहीं जन सामान्य से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रांतीय अध्यक्ष बन सकता है और विभिन्न पदों पे आसीन हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक पद और एक व्यक्ति की परिपाटी है जिसका परिणाम निकल करके आया और देख भी पा रहे हैं कि आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने और आदरणीय हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो एक जन सामान्य परिवेश से आने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में प्रभारी के रूप में किस तरीके से कार्य किया। मूलभूत मुद्दा क्या है ये समझना है। मूलभूत मुद्दा है बिहार में पुनः गुंडा तंत्र स्थापित न हो पाए, बिहार में पुनः अपराधियों का तंत्र स्थापित न हो पाए, बिहार में राजद प्रायोजित अपराध तंत्र, लूट तंत्र, गुंडा तंत्र को आने से रोकना है, जिसमें कहीं न कहीं आम जनता और आम लोगों की जो जन अपेक्षाएं हैं, मध्यम तबके से आने वाला जो व्यक्ति है, बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति है और कहीं न कहीं अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सपने देखता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आज एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हुआ जिसने जमीन पर भी लोगों को देखा, मध्यम तबके के लोगों को भी देखा, देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर प्रभारी के रूप में भी देखा और मंत्री पद पे आसीन होकर त्वरित रूप से किस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई किया और नीतीश सरकार में और एनडीए सरकार में जो अहम भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, इसी का परिणाम है। सुमित जी, आपने चर्चा किया कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर आपने जिक्र किया, भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपराधिक घटना जो है अभी चरम पे है, ग्राफ जो है काफ़ी अधिक है, उन चीज़ों को लेकर क्या लग रहा है कि आपकी अभी वर्तमान में सरकार है, राजद आपको घेरने में लगी है कि इनके शासनकाल में जो है दिन दहाड़े मंत्री के पिताजी को गोली मार दिया, निर्मम हत्या कर दी जाती है, लूट खसोट हो जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने से इन सब चीज़ से क्या ताल्लुक है? देखिए, अपराध का दो प्रारूप होता है। अगर अपराध के वर्तमान स्वरूप को देखा जाए और कैटेगराइज्ड करके देखा जाए तो अपराध का दो स्वरूप होता है। एक है एक संगठित अपराध और दूसरा गैर संगठित अपराध। बिहार में लालू जी के समय में संगठित अपराध यानी गैंग किसके द्वारा संचालित होता था? राजद के मंत्रियों के द्वारा संचालित होता था, राजद के नेताओं के द्वारा संचालित होता था और तथाकथित रूप से उनके मुखिया के द्वारा संचालित होता था। ये भी तो देखने की बात है। परंतु आज गैर संगठित अपराध जो है वो कहीं ना कहीं जब भी सर उठाता है तो उसका सर कुचलने का काम बिहार की सरकार और ख़ास करके हमारे सुशासन की सरकार चलाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम मिल करके करते हैं। तो ये तो परंपरा है हमारी कि बिहार में गुंडा तंत्र स्थापित नहीं होने देंगे, अपराधियों को स्थापित नहीं होने देंगे और गैर संगठित अपराध को भी समाप्त करना। और गैर संगठित अपराध कैसे समाप्त होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के प्रत्येक जनता को बताना चाहूँगा। जब तक राज्य की उन्नति, उत्थान, तरक्की, सांसारिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक गैर संगठित अपराध को रोकना काफ़ी मुश्किल है, जो कि बिहार की जड़ों में कहीं ना कहीं राजद प्रायोजित तंत्र में गैर संगठित अपराध को भी जोड़ दिया गया था। उसका कमर कैसे आप लोग तोड़िएगा? शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करके,
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करके, मूलभूत सुविधाओं को उन्नत करके अभी 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, तो अगर बिहार के जो बच्चे हैं अगर वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में और कहीं ना कहीं हैवी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए वर्कर्स के रूप में वो तो बिहार के लिए ही काम करेंगे। और जब कंस्ट्रक्टिव दिशा में काम करेंगे तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कहीं ना कहीं सैकड़ों कंपनियां संलग्न होती हैं। उन सैकड़ों कंपनियों में किसको काम मिलेगा? बिहार के ही बच्चों को काम मिलेगा। और जब काम मिलेगा, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं रहेगा, तब तो निश्चित रूप से बिहार उन्नति और तरक्की के रास्ते पे पथ पर आगे बढ़ेगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भूमि राजस्व मंत्रालय संभालते हुए भी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको आने से 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उनमें जो है किस तरीके से आक्रामक रूप बीजेपी का देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार आप लोग कहते रहे हैं कि हम लोग जो है अकेले दम पे बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आज लगभग 74 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और एनडीए खास करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें फूट डालो, राज करो और नफरत फैलाओ की नीति का अनुसरण एक तरीके से राहुल गांधी और उनका प्रायोजित तंत्र करना चाहता है और मदरसा छाप गुंडा तंत्र को फलीभूत करना चाहता है, अपराधियों के तंत्र को कहीं ना कहीं फलीभूत करना चाहता है। किस प्रकार के अपराधी पकड़े गए हैं, उस अपराधी का क्या नाम है, वो किस तरीके की मानसिकता वाला है, अगर स्पष्ट रूप से दिखता है ना कि मदरसा छाप तंत्र का परिणाम निकल करके आता है। बिहार को नशे से मुक्त कराना है, खास करके जैसे ही ये राजद प्रायोजित तंत्र सत्ता में वापस लौटा, कहीं ना कहीं बिहार में भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया और नशे के कारोबार करने वाले माफिया तंत्र को इसने प्रश्रय दिया था। इसी गुंडा तंत्र को कहीं ना कहीं उखाड़ करके फेंकना, अपराधियों के तंत्र को उखाड़ करके फेंकना, मदरसा छाप तंत्र को कहीं ना कहीं हतोत्साहित करना, यही हमारा उद्देश्य है। और देश को एकीकृत करके, राज्य को एकीकृत करके, राज्य के प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ा करके और उन बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना और उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना हमारा उद्देश्य है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। शराब की आपने बात की, बालू माफिया की बात करी, भू माफिया की बात की, तो आए दिन भू माफिया, बालू माफिया लगातार प्रशासन पर भी हमला करते हैं और शराब पीकर जो है कई हजारों की संख्या में अब तक जो है मौतें हो चुकी है। क्या लगता है कि शराबबंदी कानून जो नीतीश कुमार ने लागू किया था वो सफल है या आप लोगों को फिर से जो है इस पर मंथन करना चाहिए? देखिए, शराबबंदी कानून जो है वो पूर्ण रूपेण सफल है और कहीं ना कहीं जो लोग मारे जा रहे हैं, यानी जो शराब माफिया मारे जा रहे हैं या शराब माफिया आपसी लड़ाई में जिनका ये हो रहा है, वह उस विषय में समझना है कि ये कोई बहुत बड़े प्रवचनकर्ता नहीं थे, ये अपराधी थे और अपराधियों को पुलिस तो मारने का काम करेगी ही करेगी। अपराध मुक्त करना एक तरीके से, मैं वैसे लोगों की जो दोयम मानसिकता है ना उसके खिलाफ हूँ, जो लोग कहीं ना कहीं एक तरफ कहते हैं कि अपराध तंत्र है और दूसरे तरफ जैसे ही अपराध तंत्र को समाप्त करने के लिए पुलिस काम करती है तो मानवाधिकार का हवाला देकर के अपराधियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम तो समाज के नैतिक जीवन को, नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ा करके समाज में मानसिकता में अपराध को खत्म करना चाहते हैं। सुमित जी, सवाल ये भी है कि अपराध की जो अगर आप लोगों ने बात की है, अपराध की जड़ों को समाप्त करना होगा। बहुत सारे ऐसे मतलब गरीब परिवार से आते हैं जो कि 500 की मजदूरी करके आते हैं, शाम में कुछ शराब वगैरह का सेवन करते हैं, पुलिस उनको जो है लगातार प्रताड़ित करती है। जो शराब माफिया हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको संरक्षण मिल जाता है पुलिस प्रशासन का। ये कहाँ तक संगत न्याय है भाई? देखिए, कहीं भी बिहार में शराब माफिया को छोड़ा नहीं जाता। अगर इस प्रकार की चीज़ें संज्ञान में अगर आपके हैं तो निश्चित रूप से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हैं। आपका नैतिक कर्तव्य है कि इन चीज़ों को आप उजागर करें और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे चीज़ों को उखाड़ करके फेंकें। लेकिन समाज में अगर कोई व्यक्ति 500 की मजदूरी करता है तो कहीं ना कहीं 500 की मजदूरी करने वाला वो व्यक्ति भी अपने बच्चों के शिक्षित जीवन और भविष्य की कल्पना करता है। तो उनके शिक्षित जीवन और उनके शिक्षित भविष्य को कहीं ना कहीं एक समग्र ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य है और हम उस नैतिक कर्तव्य के पालन के लिए लगातार लगे हुए हैं। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि 2025 में दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व में किस तरीके से बीजेपी उभरेगी? बिहार का एक बड़ा हब माना जाता है,
क्योंकि अगर यूपी और बिहार दो जगहों का नाम जो है बड़े चर्चे के साथ होता है दिल्ली तक जाने के लिए, और ख़ास पर विधानसभा की जो बात कर लें तो विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। तो क्या लग रहा है कि 2025 में कुछ खास रहेगा या? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ये सरकार पहले से ज़्यादा सक्षम और सजग होगी। इतना बड़ा फंड आया है केंद्र सरकार के माध्यम से। अभी हमारा मूल उद्देश्य ये है कि उस फंड को कैटेगराइज करके राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के निर्माण, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी आदि विषय, ताकि अगले साल जब आपसे हमारी बात हो चुनाव के बाद, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इन मुद्दों में से 2-4 मुद्दे कम हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य ये है कि राज्य तरक्की करे। इस दिशा में हम काम करेंगे। ये थे हमारे साथ सुमित शशांक, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे। इनको आपने सुना, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, साथ ही साथ वो जो है भूमि राजस्व मंत्रालय में मंत्री हैं बिहार सरकार में। ऐसे में क्या लगता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, उन चीज़ों को लेकर कितनी तरक्की, कितनी विशेष व्यवस्थाओं के साथ जो है बीजेपी अपनी स्थान को बनाए रखेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रीति मिश्रा, पटना। धन्यवाद।